आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जैसा कि IRC 38 1989 में दिया गया है उसकी शुरुआत करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कर्व हम लोग जब दो स्ट्रेट लाइन या दो रोड जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होती है उसका स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब कि ए से यदि बी पे कोई रोड को पहुंचना है, जैसे ए से एक रोड की शुरुआत हुई है एंड इट हैज टू गो ऑल द वे टू स्टेशन बी। नाउ वी कैन सी दैट रोड इज कमिंग फ्रॉम ए टू से डी, ए टू डी and again D to E. Now to have the smooth transition between this to A to D and D to E, we provide the horizontal curve. इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। सो provides the transition between the straight section tangent length of the roadway. It provides the uh, smooth transition between the two tangent or two straight roads. तो यदि हम कहीं किसी हॉरिजॉन्टल कर्व में ये ट्रेवल कर रहे होंगे तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे गाड़ी सीधी रोड पे चल रही होती है तो वी डोंट फील एनी काइंड ऑफ रिएक्शन इनटू द बॉडी। ये जो स्ट्रेट चल रही है तो स्मूथली चल रही होती है, जैसे वो किसी कर्व में ट्रेवर्स करती है तो वी फील दैट बॉडी इज मूविंग आउटवर्ड डायरेक्शन, या आपके पर्स पड़े हैं या कुछ भी पड़ा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन पे की तरफ भागते हैं। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर में ट्रेवर्स करते हैं तो वहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, उसको काउंटर करने के लिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक रेडियस प्रोवाइड किया जाता है। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड खींच रहा होता है उसको काउंटर करने के लिए एक सुपर एलिवेशन एंड प्रॉपर रेडियस के कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि यदि हम डिजाइन स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं तो हमारा कर्व ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन देना चाहिए कि हम कंफर्टेबल उसको ट्रेवर्स कर जाएं विदाउट मीटिंग एनी एक्सीडेंट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व पे जैसे ही गाड़ी आती है वो आउटवर्ड फोर्स की वजह से या तो ओवरटर्न होगी या तो स्किड करेगी। तो आने वाले वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, हाउ इट अफेक्ट, जैसे कि वो ओवरटर्निंग या स्किडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। तो इस वीडियो के बाद में दो इम्पोर्टेंट वीडियोज रहेंगे जो कि सुपर एलिवेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे रहेंगे कि मोशन कैसे होता है, उसको काउंटर कैसे किया जाता है, और IRC में उसके प्रोविजंस क्या दिए गए हैं। IRC में लिमिटिंग मिनिमम कर्व कितना होना चाहिए ये सब उसमें दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो दिस इज एनी horizontal alignment in which a road is coming from A to station B and horizontal curves are provided at two location। ये जो व्यू होता है यदि हम टॉप से देखेंगे तभी हॉरिजॉन्टल, कभी हम लोग प्लेन वगैरह पर चल रहे होते हैं तो वहां से हम नीचे देखते हैं तो एक रोड प्रॉपर्ली जा रही होती है विद ऑल फीचर्स लाइक उसके वर्टिकल तो नहीं दिखाई पड़ता है टॉप से, बट हॉरिजॉन्टली वो कैसे ट्रेवर्स कर रही है उसका पूरा दिखाई पड़ता है। तो दैट इज द व्यू if we see from the top, a road will be going from A station to B और उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक कोई स्टेशन आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया, तो इट विल कम फ्रॉम हियर। और कोई मार्केट है या यहाँ आना जरूरी था, फिर इट विल गो टू दी अनदर, लाइक यहाँ पे हिल है तो हिल को अवॉइड करते हुए नाउ टेकिंग टर्न एंड रीचिंग टू द स्टेशन भी। तो ये पूरा अलाइनमेंट डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी पे, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इसके हिसाब से अलाइनमेंट डिजाइन किए जाते हैं। तो डिजाइन प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चीजों का ध्यान देते हैं। पहला तो हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं जिसमें हम लोग टोपोग्राफिक डिटेल, जियोलॉजिकल डिटेल और इन्वायरमेंटल डिटेल डाटा इकट्ठा करते हैं टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं, कहीं मंदिर आ रहा है, कहीं झील आ रहा है, कहीं टाउन है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। वो यदि हम वहाँ पे रोड लेके जा रहे हैं तो वो किसके लिए, उसका पर्पज क्या है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए पहला हम लोग
प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं इन केस ऑफ न्यू अलाइनमेंट, और यदि पुराना एग्जिस्टिंग है तो उसके बारे में उसकी वाइडनिंग कैसे किया जाए, बाईपासेस कैसे बनाया जाए, या उसकी और क्या रिक्वायरमेंट है उसके कर्व को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए भी हम लोग सर्वे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसमें हम लोग जब प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं तो उसमें हम लोग टोपोग्राफी डाटा, हम लोग कह सकते हैं टोपोग्राफिकल डिटेल, सेकंड जियोलॉजिकल डिटेल या जियोलॉजिकल डाटा, थर्ड एनवायरमेंटल, ये तीनों को हम लोग स्टडी करते हैं इन प्रिलिमिनरी सर्वे, उसके डिटेल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड उसके फिजिकल कांस्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड फिजिकल कांस्टेंट, टू अंडरस्टैंड फिजिकल कांस्टेंट एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ये कोई अपॉर्चुनिटीज क्या है, पोर्ट है या कोई बड़ी फैक्ट्री आने वाली है, या कोई बिजनेस वहाँ पे कोई एक्सेस मिल जाने से बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाइक हम लोग स्पेसवेज बनाते हैं तो जो रिमोट एरिया वहाँ पे वहाँ पे एक उसका क्या कहते हैं डेवलपमेंट चालू हो जाता है, जिससे इनडायरेक्ट बिजनेस ग्रोथ और पॉपुलेशन के बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। उसके लिए भी हम लोग सर्वे में पूरे डिटेल्स को इकट्ठा करते हैं। फिर रूट सिलेक्शन, पूरा डिटेल मिलने के बाद में हम लोग रूट का मोस्ट फिजिबल रूट का सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल फैक्टर को कंसीडर करते हुए एक अप्रोप्रिएट रूट का सिलेक्शन करते हैं। तो रूट का सिलेक्शन कंसीडरिंग कंसीडरिंग इंजीनियरिंग, उसकी बनाने की फिजिबिलिटी है नहीं है, और उसके बनाने में क्या क्या परेशानियां आएंगी, उन सबको कंसीडर करके डिजाइन में फिजिबल है कि नहीं, वो सबको करके एक मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट का सिलेक्शन करते हैं। इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल एंड थर्ड इज सोशल फैक्टर। फिर इसके बाद में ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं, रोड का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, उसके कर्व कैसे होने चाहिए, टेंजेंट कैसे होना चाहिए, सेफ साइड उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेफ साइड डिस्टेंस आदि का कंसिडरेशन करते हुए सुपर एलिवेशन कितना देना है, उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रखना है, उसको फ्लेक्सिबल रोड बनानी है, रिजिड रोड बनानी है, रिजिड पेमेंट होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा, इन सब का ध्यान जो कि स्टैंडर्ड को कंफर्म करते हुए उसका उसकी डिजाइन करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स, इसकी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होना चाहिए वो कंफर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स। इंडिया में इंडियन रोड कांग्रेस का आईआरसी पब्लिकेशंस इस पे बहुत सारे हैं जिसको पूरे को कंफर्म करते टाइम टाइम उनमें रिवीजन भी हो रहे होते हैं। तो लेटेस्ट डिटेल के साथ में कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड्स को जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होनी चाहिए उस रूट की, इस अलाइनमेंट की, इट शुड कंफर्म टू द ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड, सेफ्टी एंड कंफर्ट टू द ड्राइवर्स। सो ये कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड्स, conforming to standards
सेफ्टी एंड ड्राइविंग कंफर्ट, ये तीन का ध्यान दिया जाता है। और हम ड्राइविंग कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट, तो यदि हम कोई रोड ज्योमेट्री डिजाइन कर रहे होते हैं तो कंफर्मिंग टू स्टैंडर्ड कहने चाहिए कि IRC में, इंडियन स्टैंडर्ड में, या एल्सवेयर BS में, ऑस्ट्रो में, कहाँ पे जो लेटेस्ट प्रचलन है वो उसको उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो एम्प्लॉयर होता है जो रोड के अलाइनमेंट को करवा रहा होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी रोड में क्या क्या फीचर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन किया जाता है। डिजाइनर्स उसको डिजाइन करके देते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन पे फॉर द सेफ्टी, ड्राइवर कंफर्ट और ऑल स्टैंडर्ड कंफर्म करते हुए किया जाता है। फिर फोर्थ है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कास्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कास्ट। जो भी हम अलाइनमेंट की डिजाइन करें वो ऑप्टिमम कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। जैसे कि हम कट कट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, टनल कितना है अवॉइड कर सकते हैं, जैसे टनल बनाने में कास्ट होता है, ब्रिजेज को हम कितना अवॉइड कर सकते हैं अलाइनमेंट को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, क्योंकि 10 टाइम्स इसका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, 20 टाइम्स ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन क्या होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कास्ट बाय डिजाइनिंग मोस्ट इकोनॉमिकल अलाइनमेंट, मोस्ट इकोनॉमिकल अलाइनमेंट। जैसे कि उसका कट फिल, उसकी सेफ्टी, एनवायरमेंटल, सोशल, सबको एक साथ ले करके उसका जो मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन हो सकता है उसको करना चाहिए टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट। सो कट फिल, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल इंक्लूडिंग द सेफ्टी। यह एक सर्कुलर कर्व है जो कि एक टेंजेंट, एक रोड जो कि ए से आ रही है, स्टेशन ए से आ रही है और स्टेशन बी को जा रही है। तो जो स्टेशन ए से ए पे आ रही है उसका एक बियरिंग है। बियरिंग को हम लोग डिटेल में एक अलग वीडियो में स्टडी कर लेंगे कि किसी भी रोड का होल सर्कुलर बियरिंग मतलब वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो इसका 64 डिग्री से रोड आ रही है, it has to go to bearing 0.06 33 मिनट 37 सेकेंड के अलाइनमेंट में जानी है। क्योंकि जो दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन के लिए सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किया गया है। ये दोनों दोनों टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। यदि दोनों ये रोड का एक्सटेंड किया जाए टेंजेंट लाइन, इस रोड का टेंजेंट लाइन टेंजेंट टू दिस स्क्वायर, जिस सर्कुलर कर्व किया जाए तो जहां पर मीट करेंगे दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जिस एंगल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो फॉरवर्ड टेंजेंट और बैकवर्ड टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको डिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और जिस पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जैसे ट्रांजिशन जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है स्ट्रेट रोड सेक्शन जहां से सर्कुलर कर्व स्टार्ट करता है उसको हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट से इंटरसेक्शन के बीच की दूरी को हम लोग टेंजेंट लेंथ कहते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर कर्व जो टेंजेंट लेंथ बैकवर्ड टेंजेंट के साथ होगा और फॉरवर्ड टेंजेंट के साथ में होगा, दोनों बराबर होगा। बैकवर्ड टेंजेंट क्या है, जो रोड इनकमिंग हो रही होती है उसको हम लोग बैकवर्ड टेंजेंट कहते हैं, और जो रोड आउट गोइंग होती है उसको हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कर्वेचर, जो भी पॉइंट ऑफ कर्वेचर होगा जिसे हम लोग पीसी से डिनोट करते हैं,
पीसी से डिनोट करते हैं। पॉइंट ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की दूरी को हम लोग टेंजेंट लेंथ कहते हैं। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेकेंड पॉइंट जहां से कर्व सर्कुलर कर्व को छोड़ रहा होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिसे TP2 से भी डिनोट किया जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी होगी, जिसे हम लोग टेंजेंट लेंथ कहते हैं, वो दोनों इक्वल होंगे और इनके बीच का जो एंगल डेल्टा होगा वो डिफ्लेक्शन एंगल कहा जाएगा। यदि ये डेल्टा है तो चूंकि ये जो टेंजेंट लाइन है इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये डेल्टा है, जो पूरा एंगल होगा 180, तो जो इंटरनल एंगल होगा दैट विल बी 180 माइनस डेल्टा। क्योंकि ये जो कर्व की जो टेंजेंट लाइन की स्टार्ट होती है वो सेंटर से जो हम यदि इसका पॉइंट ऑफ कर्वेचर पे सेंटर से यदि हम लाइन ड्रा करें जो कि रेडियस के इक्वल होगी, वहां पे 90 डिग्री बनाती है। टेंजेंट लाइन हरदम 90 डिग्री से ही किसी भी सर्किल पे विद